बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द CSS चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि CSS के एग्ज़ामिनेशन में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ एजुकेशनल बैकग्राउंड के हामिल एस्पायरेंट्स को सिलेक्ट करने चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। जनरली अगर आप मुख्तलिफ लोगों से राय लेंगे या मुख्तलिफ अकेडमी से या किसी और लोगों से बात करेंगे तो आम तौर पे वो एक ही पैटर्न लगा बंधा होता है, एक ही फार्मूला सब्जेक्ट सिलेक्शन का वो हर एक के लिए वो सुजेस्ट करते हैं। हर एक को वही फार्मूला, चाहे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई और हो, कोई भी हो, सबको एक ही चीज़ रिकमेंड की जाती है। आम तौर पे अक्रॉस द कंट्री अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा वेरिएशन होता है उस पैटर्न में। लेकिन हम इसमें आज की इस वीडियो में आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड करेंगे, कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए और उन फैक्टर्स की रोशनी में फिर हमें कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, उनकी कुछ लिस्ट हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जी रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन के क्या है। हम अपनी एक वीडियो के अंदर ये पूरी डिटेल में, जिसके अंदर हमने बेसिक्स की बात की थी एग्ज़ाम की, उसमें हम बड़ी डिटेल में इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन, जैसे हमने बता चुके हैं कि कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी 600 मार्क्स के होते हैं और ऑप्शनल भी 600 मार्क्स के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने खुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने होते हैं, उसकी एक लिस्ट दी गई है, उसके अंदर गिवन कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया के मुताबिक आपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। वो क्राइटेरिया क्या है वो आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपने 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जब आपने 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लिए तो उसके बाद आप ये याद रखिए कि जो पास क्राइटेरिया है, पास परसेंटेज है, वो 33% है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर, जबकि अगेन आपके कंपलसरी और ऑप्शनल में मिला के 50% एग्रीगेट होना ज़रूरी है। ये 33% मार्क्स जो हैं ये सिर्फ पास परसेंटेज है, ये कोई एलोकेशन की गारंटी नहीं है। इसके बाद आप पास डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। हाँ, हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो तो अगर एलोकेशन हासिल करना है, जो यकीनन है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर समराइज़ करने के लिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 600 मार्क्स के होते हैं और पास परसेंटेज जो है वो 33 है। ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो कि हमारे पास जो सिलेबस है, मैंने आपको बताया था कि FPSC की वेबसाइट से जाके आप जाके जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस के मुताबिक वो उसकी हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हुआ है। एक एक ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 1 जो है इसके अंदर ये कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें से आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसके 200 मार्क्स होंगे। इस ग्रुप के अंदर सारे ही जो सब्जेक्ट हैं वो सारी 200 मार्क्स के हैं। इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 2 जो है इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर आपने टोटल 200 मार्क्स के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ख्वाह वो एक 200 का ले लें या दो सब्जेक्ट्स ले लें जो 100 मार्क्स ईच के होंगे, यानी मैक्सिमम आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसके मार्क्स 200 होंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो चाहे दो हों जो 100 के हों। ग्रुप 3 के अंदर आपने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। ग्रुप 4 के अंदर आपने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। ग्रुप 5 के अंदर से भी 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, और ग्रुप 6 और ग्रुप 7 में भी यही क्राइटेरिया है कि 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। अब ये 55 कोड तक कुछ सब्जेक्ट दिए, 11 से 55 कोड्स हैं इनके। ये जब आप रिटर्न फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ये कोड नंबर भी आपको यहाँ से देख के आप लिखेंगे वहाँ। अच्छा, अब ये ग्रुप्स का अगर हम थोड़ा सा एग्जामिन कर लेंगे। ग्रुप 1 के अंदर देखें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और ये सारे 200 मार्क्स के हैं। इनमें से हमने एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का चूज़ करना है। ग्रुप 2 के अंदर हमारे पास सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी। इस ग्रुप के अंदर से जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं वो 200 मार्क्स ईच हैं और इसके अलावा बाकी सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो 100 मार्क्स के हैं। हमने जैसे पहले मैंने बताया कि हमने 200 मार्क्स के सब्जेक्ट टोटल इसमें से चूज़ करने हैं। ग्रुप 3 जो है उसके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट है और इन सब के 100 मार्क्स हैं। तो एक ही सब्जेक्ट आप इनमें से एक एट अ टाइम एक चूज़ कर सकते हैं 100 मार्क्स का। ग्रुप 4 के अंदर हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ USA, यानी सारा हिस्ट्री का एक ये ब्लॉक है। तो ग्रुप 4 के अंदर और इस सब के अंदर सबके 100 मार्क्स हैं और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हम चूज़ कर सकते हैं।
ग्रुप 5 के अंदर आ जाएं तो जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, और इन सब के 100 मार्क्स हैं। तो इनमें से भी कोई एक हम चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 6 के अंदर लॉ से मुतल्लिक सारे सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलॉसफी, और ये भी हर सब्जेक्ट इसमें 100 मार्क्स का है और हमने इनमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। जो लास्ट ग्रुप 7 है उसके अंदर भी हमने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं और जो सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं वो हैं जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक। ये कुछ रूल्स हैं जो कि साथ हर ग्रुप के अंदर दिए हुए हैं, साथ लिखे हुए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट हमने चूज़ करने हैं। जब बेसिक्स की हम बात कर रहे थे एग्जाम की तो हमने बात की थी कि वंस जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लिए वो आप फाइनल होंगे, वो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एप्लीकेशन अपनी CSS की फ़ाइल कर दी वो चेंज नहीं होगी दोबारा, एक दफ़ा सोच समझ के फ़ाइल करें। और सेकेंड हमने उसमें बात ये की थी कि गिवन रूल्स के अगेंस्ट अगर कोई सिलेक्शन आप करेंगे, बारहा हम इसमें लिखा हुआ है, बड़ा क्लियर करके लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी इस रूल के अगेंस्ट कोई सिलेक्शन करेंगे, मसलन अगर किसी ग्रुप में से आप मैक्सिमम 200 मार्क्स ले सकते हैं लेकिन आपने वहाँ से 300 मार्क्स के सब्जेक्ट चूज़ कर दिए हैं, या किसी ग्रुप में से आप 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, वहाँ से आपने 100 के 2 ले लिए हैं, तो ये गिवन रूल के अगेंस्ट हो गया। इस सूरत में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये इस गलतियों को, इन रूल्स को ज़हन में रखना है और इन गलतियों को अवॉइड करना है ताकि आपका कोई एप्लीकेशन का प्रोसेस पे उस पर कोई रुकावट ना आए। ये रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं जो जहन में रखने चाहिए। जनरली जो हमारे जहन में आते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हमने चूज़ करना है तो हमारे जहन में क्या फैक्टर होने चाहिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। क्या वो जो एक रटा रटाया एक फार्मूला हमें सब लोग दे रहे हैं कि जी उधर से एक पहले ग्रुप से आप पॉलिटिकल साइंस रख लें, उधर से आप फ़लाँ रख लें, उधर से फ़लाँ रख लें, और सारे लोग उसी फार्मूले को फॉलो करके तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमें उसी फार्मूले के साथ जाना चाहिए या हमें अपना कोई फार्मूला तरतीब देना चाहिए और कोई अपनी हमें तैयारी करनी चाहिए, अपना हमें कोई मखसूस अपने बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई हमें ख़ास सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हमें गो विद द फ्लो वाली पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। हमें अब ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो, हमारा कहने का मतलब ये है कि एक दफ़ा हमें कुछ फैक्टर्स को एग्जामिन ज़रूर करना चाहिए। अगर उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए वही फार्मूला जो सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वही हमें ठीक लगा तो हम उसी के साथ चले जाएंगे, लेकिन हमें जस्ट एक ऐसे सुनी सुनाई बात पर यकीन करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। देखें, जो फैक्टर्स मेरे साथ हैं वो हो सकता है कि वो बाकी दूसरे के लिए बिल्कुल कतई तौर पे मुख्तलिफ हों, तीसरे किसी शख्स के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट हों। तो हम हर एक के लिए सर्कमस्टांसेस और बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट होगा और उसके मुताबिक हमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। हम सबसे पहले जो फैक्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंसिडर करना चाहिए वो है आपका ऑब्जेक्टिव। देखें, हमारा बड़ा इसको कहना चाहिए कि बड़ी एग्रेसिव अप्रोच है जब हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। एग्रेसिव अप्रोच इन अ सेंस कि हम ये वीडियो इसलिए नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए नहीं कर रहे जो कि सिर्फ जो है वो एक हाफ़ हार्टेड किस्म की अटैम्प्ट देना चाहते हैं, एक हाफ़ हार्टेड हाफ़ कुक्ड किस्म की अटैम्प्ट देना चाहते हैं कि जी जिसमें बस ठीक है रिटर्न में देखेंगे पास हो गए तो हो गए, नहीं तो जस्ट एक चांस है ले लेते हैं। और उन लोगों के लिए भी नहीं है जो कि बस चाहते हैं कि ठीक है बस पास हो जाएंगे तो फिर देखेंगे कोई कोटा की बुनियाद पे या फ़लाँ बुनियाद पे हम एलोकेट हो जाएंगे। हमारी जो गाइडेंस है या हमारी जो सजेशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं, वीडियोस हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हैं जो हम चाहते हैं कि वो अपनी डिज़ायर्ड ग्रुप में एलोकेशन हासिल करें, टॉप मार्क्स हासिल करें, और जो वो ग्रुप में एलोकेशन लेना चाहते हैं अपनी एक ही अटैम्प्ट में। ये नहीं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा और सेकंड में मैं एलोकेशन लूँगा। टाइम ज़ाया करने की कोई गुंजाइश नहीं है हमारी लाइफ में। जो करना चाहते हैं एक ही अटैम्प्ट में करना चाहते हैं और बेहतरीन करना चाहते हैं, हम उन लोगों के साथ मुखातिब हैं। वो हमारे बेहतरीन, हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारी टारगेट ऑडियंस है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करना है, हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ना सिर्फ पास करना है बल्कि बेहतरीन मार्क्स हासिल करने हैं और अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में ही एलोकेशन हासिल करनी है। दैट्स इट, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। ऑब्जेक्टिव मेरा ये है। इस ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो मीडियोकर किस्म की अप्रोच नहीं लेनी। मैंने एक बिल्कुल एग्रेसिव, एक डिफरेंट, एक आउट ऑफ द वे, एक बड़ी शानदार किस्म की डिफरेंट फार्मूला अडॉप्ट करना है जिसको यूज़ करके मैं अपनी इस अप्रोच को, अपने इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकूँ। सेकंड नंबर पे आप जो फैक्टर मद्देनज़र रखें वो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं उसका आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ क्या कोई रेलेवेंस है।
अगर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ रेलेवेंट कोई सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर उसको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। उसकी तैयारी में आपको कम वक्त लगेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स की आपको होगी, आप उसको पॉलिश कर सकेंगे, उसको आपको ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना होगा। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़रूर चूज़ करना चाहिए। हम मुख्तलिफ एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के साथ रेलिवेंट कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट आगे डिस्कस करेंगे, ख़ा वो मुश्किल नज़र आएँ, ख़ा वो रूटीन से हट के हों, ख़ा मुख्तलिफ लोग उसको आपको रोकें, आपको मना करें, ख़ा वो आपके जो गिवन फार्मूलाज जो सो कॉल्ड एक रूटीन के फार्मूलाज हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के उसके मुताबिक हों या उसके अगेंस्ट हों, आपको उन सब्जेक्ट्स के साथ जाना चाहिए। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि ये सब्जेक्ट मुझे आता है, इस पे मेरी कमांड है, मैं इसको एड्रेस कर सकता हूँ और मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ रेलिवेंट है, तो उस सब्जेक्ट को चूज़ करना है, क्योंकि उसके अंदर से आपने जो मार्जिन क्रिएट कर लेना है, जो जितने मार्क्स का आपने मार्जिन क्रिएट कर लेना है वो आप बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर से शायद ना क्रिएट कर पाएँ। जो जिस सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप है, जिस पे आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ मुमासलत रखता है, उसको किसी सूरत फोरगो नहीं करना, उसको हर सूरत लेना है। देखिए, मार्जिन क्रिएट करना है ना दूसरे एस्पायरेंट से मार्जिन क्रिएट किया हमने, उनसे आगे निकल गए, किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर हमने कोई 30-40 मार्क्स आगे निकल गए ना तो बस बाकी समझें कि बाकी सब्जेक्ट्स का मार्जिन यहाँ से पूरा हो गया। तो हमने हर सब्जेक्ट को ये मद्देनज़र रख के करना है कि मैंने इसमें से मार्जिन क्रिएट करना है। इस अप्रोच के साथ जाना है कि हर एक पेपर जो मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैंने ये मेरा बेस्ट होना चाहिए, हर एक के अंदर मैंने बेस्ट देना है, हर एक के अंदर मैंने बेहतरीन परफॉर्म करना है और इसमें मार्जिन क्रिएट करना है। जब मैं इस सोच के साथ जाऊँगा, इस पॉलिसी के साथ जाऊँगा, तो फिर आप देखिएगा कि मेरे ओवरऑल एग्ज़ाम के अंदर कितना रिटर्न में डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस ना सिर्फ ये कि मुझे दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे पास एग्जामिनेशन जब मैं का दूसरे हिस्से में दाखिल होऊंगा जहाँ पे साइकोलॉजिकल हो रहा है और इंटरव्यू हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे जाके मैं कोई अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाया, तो मेरे रिटर्न के जो मार्क्स हैं वो इतने शानदार होने चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँ परफॉर्म, तो उसको वो कंपनसेट करके मेरी जो डिज़ायर्ड ग्रुप की एलोकेशन है उसको मुतासर ना करें। तो इस फैक्टर को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तीसरा फैक्टर है आपका पर्सनल इंटरेस्ट। देखिए, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि आपने अपने एजुकेशनल करियर में पढ़े होंगे, रेलिवेंट भी होंगे, आपको आसान भी लग रहे होंगे, गिवन फार्मूला के भी मुताबिक होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं साइंस का बैकग्राउंड होने के बावजूद मैं केमिस्ट्री मिसाल के तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं कभी ऑप्ट नहीं करूंगा। मैंने पढ़ी भी है लेकिन मैं उसे कभी ऑप्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है। इसके बरक्स मुझे अगर फिज़िक्स रखनी हो तो वो मैं ज़रूर, क्योंकि वो मैंने पढ़ी है लेकिन उस और के साथ मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं उसे ज़रूर ऑप्ट करूँगा। तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस में है। पर्सनल इंटरेस्ट किस तरह बिल्ड होता है? वो जब आपने एजुकेशनल करियर में जो सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ पढ़े थे, तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर थी, जिनमें आप बेहतर परफॉर्म करते थे, जिनमें आप बेहतर मार्क्स लेके आते थे, वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली चलता है, खुद आप सोचते हैं, खुद चीज़ें आप ग्रास्प करते हैं, उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो पर्सनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसमें मुश्किल में पड़ जाएंगे। चौथा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टाइम रिक्वायर्ड क्या है आपको उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो इतना उसका कोर्स कंटेंट देखिए, ऐसा तो नहीं कि उसका कोर्स कंटेंट को इतना ज़्यादा है, उसके लिए जो रेलिवेंट मटेरियल है वो इतना ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप जो हैं वो अपना एक वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा उसके लिए मुख्तस करना पड़े आपको। तो ये टाइम रिक्वायर्ड क्या है प्रिपरेशन के लिए, ये आप कैसे जज कर सकते हैं? ये आप जज कर सकते हैं उसके कोर्स कंटेंट को देख के और उसके पास्ट पेपर्स को देख के। आपको अगर टाइम रिक्वायर्ड आपका मिसाल के तौर पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट है जिसका कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपकी ग्रिप इतनी शानदार है कि आप उसके अंदर आपका इंटरेस्ट इतना शानदार है, एजुकेशनल करियर के साथ आपकी रेलिवेंस इतनी उसकी क्लोज है कि आप समझते हैं कि जी कोई बात नहीं है, ये इतना बड़ा इसका सब्जेक्ट है, इतना कोर्स कंटेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसे कवर कर सकता हूँ, देन गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपने उसके साथ उसको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है, उसका कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। तो ये आप उसके पास्ट पेपर्स को और कोर्स कंटेंट जो FPSC की वेबसाइट पे दिया गया उसको अच्छी तरह से खुद 2-3-4 बार पढ़ें और ख़ुद उसके ऊपर आप बैठ के सोचें कि क्या इसको मैं 1 माह में तैयार कर सकता हूँ, 2 माह में तैयार कर सकता हूँ, मेरे पास कितना टाइम है। ये डिपेंड करता है कि आप साल में किस वक्त तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब आपके पास कितना टाइम रह गया है CSS की तैयारी के लिए और उस टाइम में आपने कितने सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, कौन से ऑलरेडी आपके तैयार हैं। तो ये हर एक के लिए मुख्तलिफ सिनेरियो होगा, इसको आप खुद एग्जामिन कर सकते हैं, खुद जज कर सकते हैं कि मेरे पास कितना वक्त बाकी है और इस सब्जेक्ट को तैयारी में मुझे कितना वक्त लगेगा, तो आया मुझे इसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन करते वक्त इस फैक्टर को जहन में ज़रूर रखिए।
पांचवा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड कोर्स मटेरियल। हमने ये बात की थी, बारहा हम बात कर चुके हैं कि कोई भी आप जब पढ़ाई कर रहे हैं सीएसएस के लिए, तो कोई भी सब स्टैंडर्ड नोट्स, बाज़ारी किताबें, गेस वर्क्स, नोट्स, फलां फलां एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्ज़ाम क्रैम चीज़ें, ये बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं करनी। इन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाइए। जो स्टैंडर्ड कोर्स बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड कोर्स मटेरियल है, उन सब्जेक्ट्स का सिर्फ और सिर्फ उनको कंसल्ट करना है। तो जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए आया मार्केट में उसकी रिकमेंडेड बुक्स में से कोई अच्छी बुक्स मौजूद हैं, उसकी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाई जाती हैं, क्या वो अवेलेबल हैं। आपको उसके ऑनलाइन देख लीजिए। हमने सोर्सेज जो थे सीएसएस की तैयारी के लिए, उनके ऊपर एक अलग वीडियो बना के देखिए, आपके साथ शेयर की हुई है। क्या वहाँ से आपको कोई मदद मिल रही है इसके लिए या नहीं मिल रही? अगर कोई स्टैंडर्ड कोर्स मटेरियल आपको नहीं मिल रहा उसकी तैयारी करने के लिए, जो कोर्स कंटेंट है आप समझते हैं कि वो सब उस मटेरियल में कवर नहीं हो रहा जो कि आपके पास अवेलेबल है, तो फिर भी उसको सेलेक्ट करने से आप गुरेज कीजिए। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स मटेरियल जो है, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त। 6 के साथ ही 7th नंबर भी अपीयर हो गया हमारा, लेकिन 6 में हम ये कह रहे हैं कि जी स्कोरिंग ट्रेंड। अच्छा, स्कोरिंग ट्रेंड की एक बहुत सीएसएस के अंदर एक बात आती है कि जी इस साल फ़लाँ सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड बड़ा शानदार था, फ़लाँ का स्कोरिंग ट्रेंड बड़ा ख़राब था। ज़ाती तौर पे हम इस स्कोरिंग ट्रेंड वाली बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। देखें, स्कोरिंग ट्रेंड उस वक्त ख़राब होता है या उस वक्त बेहतर होता है जिस वक्त जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी पेपर में अटैम्प्ट करने की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है या वो बेहतर होती है। अगर आपने एक सब्जेक्ट को उसके सही तकाज़ों के मुताबिक बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट किया है और बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को एड्रेस किया है, उस सब्जेक्ट की सारी जुज़ियात को सामने रखते हुए, उसकी बेसिक्स को सामने रखते हुए, जो पूछा गया है उसका मुदल्लिल जवाब दे दिया है उस सब्जेक्ट की रोशनी में, उस सब्जेक्ट की जो ख़ास चीज़ है उसकी रोशनी में, तो ये सवाल पैदा नहीं होता कि एग्ज़ामिनर सिर्फ इस बुनियाद पे आपको मार्क्स नहीं देगा कि इस साल मैंने स्कोरिंग ट्रेंड लो रखना है, या इस साल या कोई सब्जेक्ट आपको सिर्फ इस बुनियाद पे नंबर नहीं दे देगा कि इस साल स्कोरिंग ट्रेंड बहुत ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ें खाम ख्याली की बातें हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है तो मैं वो सब्जेक्ट रख लेता हूँ, फिर चाहे मेरी तैयारी अच्छी हो या बुरी हो, मैं उस ट्रेंड के अंदर उस भेड़ चाल का शिकार हो कि मैं भी जो है वो बड़े अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाऊँगा। ये सिर्फ फॉल्स होप्स हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है सीएसएस का। आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, ऊपर दिए गए फैक्टर्स को सामने रखें, एक सब्जेक्ट चूज़ करें, उस सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से एड्रेस करें। हर सब्जेक्ट की कुछ बेसिक्स होती हैं, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक थ्योरीज होती हैं, आपको वो पता है। अगर आपके ऊपर उसकी आपकी ग्रिप है, आप पूछे गए सवाल को उस चीज़ों के रोशनी में बेहतरीन तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, तो आपका कोई वजह नहीं है कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो स्कोरिंग ट्रेंड नाम की किसी चीज़ को हम तो इससे बिल्कुल कतई तौर पर डिसएग्री करते हैं। हमारी ओपिनियन में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको आप जब सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको मद्देनज़र बिल्कुल भी ना रखें। अपने सब्जेक्ट चूज़ करें, उसके साथ सिंसेयर होकर बेहतरीन तैयारी कीजिए, और जब आप बेहतरीन उसको मटीरियल अपने पेपर में प्रोड्यूस करके आएंगे तो कोई वजह नहीं है कि उसमें अच्छे नंबर ना मिले। 7वां फैक्टर जो है वो ये है कि असिस्टेंस इन प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। देखिए, ये सारे फैक्टर्स ऊपर के साथ सामने रखते हुए पहले आपने चूज़ करना है। ये 7वां एक इंडिपेंडेंट, एक एडिशनल फैक्टर है। अगर ये पूरा उतर जाए कोई सब्जेक्ट इसके ऊपर तो ठीक है, अगर नहीं तो ना सही। मसलन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अगर आपने ऑप्ट किए हैं तो आपको बाकी किसी ऑप्शनल या किसी और की कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी में उसकी बड़ी मदद मिल जाती है, या आपको इंटरव्यू की तैयारी में बड़ी मदद मिल रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का सब्जेक्ट जो ऑप्शनल के ग्रुप नंबर 7 में दिया गया, अगर आप वो ऑप्ट करते हैं तो आपको कंपलसरी का जो पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट है वो तैयारी करने में बड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि उन दोनों का कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा हद तक ओवरलैप होता है। पाकिस्तान अफेयर्स आपने वैसे भी तैयार करना है, इंटरव्यू के लिए भी आपने तैयारी करनी ही करनी है इस तरह के पाकिस्तान की हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में कुछ थोड़ी सी एडिशनल तैयारी करके आपका वो सब्जेक्ट ऑप्शनल का तैयार किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो आपकी इतनी सारी वो चीज़ें कवर हो रही होती हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, आपके करंट अफेयर्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, आपकी एसे की तैयारी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, या आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट्स बड़े शानदार हैं आपकी इन दोनों की तैयारी करवाने के लिए। तो ये आपकी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो कि आपकी एक सब्जेक्ट जो है वो दूसरे की तैयारी में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अगेन ये एडिशनल फैक्टर है। अगर ये आप कंसिडर कर लें तो वेल एंड गुड, ऐसा हो जाए तो आपके ज़ाहिर दूसरे की तैयारी का वक्त बच जाएगा। लेकिन अगर ये ना भी पूरा उतरे इस क्राइटेरिया पे तो कोई मसला नहीं है। ऊपर के जो पैरामीटर्स हैं
इनको प्रेफर करें। और 8th नंबर पे हमने लिखा है एनालिसिस ऑफ द पास्ट पेपर्स। एनालिसिस ऑफ द पास्ट पेपर्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप अपना सबसे पहले ये देख सकेंगे कि जो आपको टाइम कितना रिक्वायर्ड है इसकी तैयारी के लिए, और पास्ट पेपर से आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसका स्कोप कितना है इस सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट के एग्जामिनर जो है इसके कंटेंट से कितना बाहर जाता है, इसका स्कोप क्या है, क्या पूछा जाता है, क्या ये कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न, कोई प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस का पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ये बिल्कुल ओपन एंडिंग है और इसमें आपको अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पास्ट पेपर्स उस सब्जेक्ट की नेचर को, उसकी नौयत को, उसके एग्जामिनेशन की नौयत को, उसके पेपर की नौयत को समझने में बड़ी आपकी मुआविन और मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमने आपके सामने रखे हैं कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो इनको मद्देनज़र रखिए। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके नज़र में आप उनको अपने सामने रखिए। ये हमारी नज़र में कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। अब कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए, इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने कुछ रिकमेंडेशंस अपनी तरफ से दी हैं। आप इसके मुताबिक ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, ये हमारी राय में बेहतरीन जो रिकमेंडेशंस हो सकती हैं वो हम दे रहे हैं। हमने सबसे पहले जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव अगेन ज़हन में रखिए। हमने पहले कहा था कि ऑब्जेक्टिव ये है कि टॉप मार्क्स लेके आने हैं, अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में एलोकेशन लेनी है, मार्जिन क्रिएट करना है और एक ही अटैम्प्ट में पास करना है। हमने ये सामने रखते हुए बड़ी एग्रेसिव हमने पॉलिसी और एग्रेसिव अप्रोच के साथ हम जाने लगे एग्जामिनेशन के अंदर। ग्रुप 1 के अंदर से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इनको हम रिकमेंड करेंगे कि कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट ये चूज़ करें। अगेन उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, अब हम उनके ऊपर दोबारा बात नहीं करेंगे। उन फैक्टर्स में से अगर कुछ फैक्टर्स इन पे पूरा उतरते हैं तो इनको ज़रूर ऑप्ट करें। ग्रुप 2 से फिज़िक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स बेहतरीन सब्जेक्ट्स हैं, इनको ज़रूर ऑप्ट करें। इनमें से कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करें अगेन उस फार्मूला के मुताबिक, उस रूल के मुताबिक जो कि दिए गए हैं कि किस ग्रुप में से कितने मार्क्स के सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं। ग्रुप 3 के अंदर से गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए। ग्रुप 4 से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, और 3 ये अलग अलग हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, यूएस हिस्ट्री है। ये अलग अलग हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, हमने यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए हैं। तो ये हिस्ट्री में से कोई भी चूज़ कर लें, एक चूज़ ज़रूर कर लें, ये बहुत अच्छा आपके लिए एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। ग्रुप 5 से अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो जेंडर स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, और इसके साथ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है। ग्रुप 6 से इंटरनेशनल लॉ को हम रिकमेंड करते हैं, और ग्रुप 7 से साइकोलॉजी, जियोग्राफी, पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तो, ये हम हर ग्रुप के लिए रिकमेंड करेंगे जैसे कि नेक्स्ट आ रहा है। तो ये कुछ साइंस के बैकग्राउंड के हामिल जो एस्पायरेंट्स होंगे उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हमने उस मेन लिस्ट को कुछ नैरो डाउन कर दिया आपके लिए। जो मेन सब्जेक्ट थी उसको नैरो डाउन कर दिया कि इसके अंदर से आप एक बेहतर कम्बिनेशन साइंस के स्टूडेंट्स अपने लिए बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात करते चलें कि देखें, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हमें साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स है या फिज़िक्स है या कंप्यूटर साइंस है या ये इकोनॉमिक्स है, हमें ये लेना चाहिए। देखिए, हमारी ये ओपिनियन है कि इसमें 2 राय हो सकती हैं। हमारी ओपिनियन ये है कि आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगेन जो हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव आपके साथ शेयर किया है, उस एम को लेने के लिए ये रेसिपी बेहतरीन मददगार हो सकती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, आप इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व ये हो सकता है कि आप या तो आर या पार वाला मामला हो सकता है कि आपका मार्क्स हो सकता है कि मैथमेटिक्स में आप 80+ मार्क्स लेने में कामयाब हो जाए, 90+ मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएं, या ये हो सकता है कि अगर मैथमेटिक्स में उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाए तो आप लेस दैन 50 पे या लेस दैन 40 या पास ही ना हो सकें। तो ये दोनों चीज़ें सामने हो सकती हैं। लेकिन अगेन ये याद रखिए कि जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हर तरह के खौफ को और फेलियर के खौफ को तो ख़ास तौर पे दिमाग से निकाल के अपनी मतलब बेस्ट देने की उस कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि मुझे जो मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो अचीव करना है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इस पॉलिसी के साथ ना जाइए कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लूँ जो निस्बतन सेफ़ हो, जिसमें चलो कुछ मार्क्स तो आ जाएंगे, या मतलब दरमियाने से कुछ मार्क्स मैं ले लूँगा, बहुत अच्छे ना सही, बहुत बुरे भी ना सही, को दरमियाने से ले लूँगा, तो फिर किसी और सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत कम्बिनेशन निकाल लूँगा। वो एक फार्मूला भी है, बहरहाल अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप उसके साथ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ गो विद दैट, वो हम लास्ट में सब्जेक्ट शेयर करेंगे। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच मेरे ख़्याल में है, हमारे ख़्याल में है, वो ये है कि आप
साइंस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कीजिए। उसके ऊपर थोड़ी तैयारी से आप बड़े शानदार मार्क्स ले सकते हैं, बड़े शानदार डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन में साइंस सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना चाहिए, अगेन उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। जो बिजनेस बैकग्राउंड रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग बहुत शानदार सब्जेक्ट्स है। इकोनॉमिक्स है, ये दो हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स हैं। ग्रुप 3 के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी हम रिकमेंड कर रहे हैं। ग्रुप 4 में से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, और बाकी जो 3 हिस्ट्रीज़ हैं ब्रिटिश, यूरोपियन एंड यूएस हिस्ट्रीज़, वो उनमें से एक सब्जेक्ट वो हिस्ट्री में कोई भी चूज़ कर लें। ग्रुप 5 से जेंडर स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, और इसके साथ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ग्रुप 6 से इंटरनेशनल लॉ, ग्रुप 7 से साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पंजाबी, बलोची, सिंधी और पश्तो। इसके बाद जो लॉ का बैकग्राउंड रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम रिकमेंड करेंगे कि ग्रुप 1 से वो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में से एक सब्जेक्ट ज़रूर लें। ग्रुप 2 से इनको हम कोई सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करते। ग्रुप 3 से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है। ग्रुप 4 से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश, यूरोपियन, यूएस हिस्ट्री, वही अगेन हिस्ट्री के में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लें। ग्रुप 5 से जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ग्रुप 6 जो है वो है ही सारा लॉ के सब्जेक्ट्स का। लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मर्सेंटाइल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनोलॉजी है और फिलॉसफी है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो लॉ से मुतल्लिक, लॉ के बैकग्राउंड का हामिल जो एस्पायरेंट्स हैं उनको लाजमी लेना चाहिए। ग्रुप 7 में अगेन वही जो सब्जेक्ट जो हम सबको रिकमेंड कर रहे हैं, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तो, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें से एक आप चूज़ कर लें। अच्छा, ये लास्ट कम्बिनेशन जो हमने बताया है कि जो जनरल रिकमेंड हम करते हैं, जनरली हम रिकमेंड कर रहे हैं फॉर एस्पायरेंट्स जो कि किसी भी डिग्री के हामिल हैं। चूँकि इस शॉर्ट वीडियो में हम सब डिग्रीज़ को कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने सबको अदर में डाल दिया है। अदर की कैटेगरी में हम सबके साथ सबके लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि अगेन जैसे हमने बात की थी कि ये आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, ऐसे की प्रिपरेशन के लिए ये सब्जेक्ट्स बड़े मुआविन साबित हो सकते हैं। तो इनमें से ये बड़े शानदार सब्जेक्ट हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कम तैयारी के साथ अच्छे मार्क्स दे सकता है। अगेन अगर आपकी इसके अंदर थोड़ी सी ग्रिप है और सब्जेक्ट के अंदर आपकी कुछ बेस अगर आपकी बनी हुई है तो। ग्रुप 3 से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ग्रुप 4 से अगेन वो हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश, यूरोपियन, यूएस हिस्ट्री। ग्रुप 5 से जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ग्रुप 6 से इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। ग्रुप 7 से हमने एक और सब्जेक्ट है जो कि हम इसमें जनरली रिकमेंड कर रहे हैं, वो है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन का, और इसके साथ साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तो, वो सारे सब्जेक्ट हम रिकमेंड कर रहे हैं। ये जनरली हम रिकमेंड कर रहे हैं। इससे हमने एक आपकी फ़ैसला करने के लिए थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है कि उस बड़ी लिस्ट को नैरो डाउन कर दिया है। कुछ फैक्टर्स आपके सामने रख दिए हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके सामने रख दिए हैं, और ये नैरो डाउन करके हमने एक लिस्ट आपके सामने रख दी है कि इसमें से कुछ सब्जेक्ट चूज़ कर लें तो ये सब्जेक्ट जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन सबसे पहले आपने ये रखना है ज़हन में कि आप किस पॉलिसी के साथ जाना चाहते हैं, किस अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं। आया आप उस एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप एक बड़ी मीडियोकर सी अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप इसके अंदर से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बार बार इधर उधर घूमने फिरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि एक दफ़ा एक सब्जेक्ट चूज़ किया, हफ्ते के बाद दूसरा चूज़ किया, एक महीने के बाद फिर उसकी कम्बिनेशन चेंज कर लिया, और फिर जब एग्ज़ाम तक जब तक आप जा रहे हैं आप अपना माइंड ही मेक नहीं कर पा रहे कि आपने किस सब्जेक्ट के साथ जाना है। तो और फिर जब रिटर्न में लिख दिए तो फिर कन्फ्यूज़ हैं, जब आप लिख के फॉर्म फिल कर चुके हैं तो फिर कन्फ्यूज़ हैं कि मैंने क्या सही लिखे या क्या गलत लिखे। आज आप बैठिए, आज बैठ के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड कर लें, जिससे मशवरा करना है कर लें, जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं चीज़ें उनको मद्देनज़र रख लें, और एक बार अपनी ऑप्शनल्स की लिस्ट को फ़ाइनल कर दें, और फिर अगेन उस पर डट जाइए, उस पर तैयारी कीजिए, उस पर बेहतरीन जो तैयारी के हमने आपके साथ सोर्सेज शेयर किए हैं वो उन सोर्सेज से फ़ायदा उठाइए, और उसके बाद ऑप्शनल्स को चेंज करने की और बार बार अपना वक्त ज़ाया करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी चूज़ करें,
तो हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो हमें अगेन आप ईमेल कीजिए। ईमेल जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिख रहे हैं, आप उस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली आपको मशवरा दे सकते हैं, हर एक का एजुकेशनल बैकग्राउंड और दूसरी सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम जस्ट मशवरा एक दे सकते हैं कि आपको कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने चाहिए। उसके लिए आप हमें ईमेल कीजिए, जो कि हमने जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम होता है। आप हमारी इस वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए।